उत्सव की तैयारी करी जाए। चलो अभी कंफर्म करना, वॉइस आ रही है क्या? एलपी रिजल्ट आउट, आवाज़ नहीं आ रही, अभी आ रही है? उत्सव की तैयारी करी जाए। एलपी का रिजल्ट आ गया क्या? डम 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 डम। हाँ, रिजल्ट तो आ गया यार। चलो कोई नहीं, अपन तो एनटीपीसी वाले हैं। सो ब्लो हॉर्न प्लीज़, नो वॉइस, ओके। चलो भाई, तो शुरू करता है। मुझे लगा मैं लेट हूँ पर सर ही लेट हैं, स्कूल टाइम की याद आ गई। ओके, रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ स्टैब्लिश्ड इन, तो कब इसका गठन हुआ था? इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे कब ऑब्जर्व होता है? एंड विच पार्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ड्यूटीज़? मैं स्क्रीन चेक कर लेता हूँ, स्क्रीन आ रही कि नहीं। हाँ, तो रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी कब बनी थी? 1940 में। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे होता है आपका 2 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को होता है क्या? एल्डर्स डे। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ड्यूटीज़? पार्ट नंबर 4A। In which state is the Meher court where बाबा अलाउद्दीन खान वॉज अ म्यूजिशियन? तो बाबा अलाउद्दीन खान सरोद है ना, इनके बेटे अली अकबर खान सरोद और इनकी बेटी अन्नपूर्णा देवी सुरबहार, और इनके वन ऑफ द शिष्य एंड स्टूडेंट पंडित रविशंकर, है ना, जो सितार बजाते थे। तो अलाउद्दीन खान जी की अगर बात करेंगे तो ये क्या पूछा, इन विच स्टेट, तो है कहाँ पे ये मैहर कोर्ट? तो मैहर आपका है मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में। विच एलिमेंट इज नीडेड बाई द थायरॉयड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन हार्मोन? किस एलिमेंट की नीड होती है हमारे थायरॉयड ग्लैंड जो कि हमारे गले में है थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए? तो इट इज़ व्हाट? आयोडीन। क्या आपके नमक में आयोडीन है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके नमक में आयोडीन होना चाहिए, ये ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपको घेंगा हो सकता है भैया। घेंगा क्या होता है? घेंगा होता है गोइटर। गोइटर क्या होता है? जब आपका थायराइड ग्लैंड इनफ थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता है। और कौन सा एलिमेंट है जो नीडेड होता है इसको प्रोड्यूस करने के लिए? इट इज़ आयोडीन, ठीक है। और आयोडीन इन इथाइल अल्कोहल, इसको हम किस नाम से जानते हैं जिसको कि हम एक एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ करते हैं? इट इज़ व्हाट? टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन, ऑलराइट। और आयोडीन का ही आइसोटोप होता है समस्थानिक I-131, जिसको कि हम घेंगा के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, दैट इज़ गोइटर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अब आगे जैसे नहीं पहले सीरियल्स होते थे, याद करो, मम्मी लोग देखती थी, तुम भी देखते होगे शायद, है ना? तो उसमें आता था टू बी कॉन्टिन्यूड, फिर आता था मतलब जब नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता था तो अभी तक, फिर अब आगे। तो अभी तक तो हमने कर लिया, अब आगे क्या करना है वो करते हैं। लेक्चर नंबर 11, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द फोक डांस तरंग मेल एसोसिएटेड? तो लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गोवा, एमपी, केरला या फिर तमिलनाडु? जल्दी से बताइए, तरंग मेल की बात हो रही है तो गोवा के मैंने आपको डांसेस पढ़ा रखे हैं। गोवा के डांसेस हमने याद किए थे कि एक मांडवी लड़की थी जिसको गोवा घूमने जाना था, किस लिए? गोवा जाना था किस लिए? तो गोवा जाना था मांडवी को घोड़े गाड़ी देखने और पतंग उड़ाने, है ना, घोड़े गाड़ी देखने और पतंग उड़ाने जाना था। तो इस तरह से हमने याद किया था कि गोवा में मांडवी, तो मांडो डांस, घोड़े मॉडर्नी डांस, घोड़े गाड़ी से घोड़े मॉडर्नी। और घोड़े मॉडर्नी कैसा डांस है? ये वॉरियर डांस है जिसको कि मराठा ब्रेवरी को डिनोट करने के लिए इसको परफॉर्म किया जाता है, जहाँ पर एक हाथ में तलवार और एक हाथ में घोड़े की लगाम, है ना, मैंने आपको बताया था। एंड गाड़ी से ताल गाड़ी एंड फुगड़ी, ठीक है। और ज़रा गोवा के फेस्टिवल्स भी बताइए जो मैंने आपको बताए थे। देन फिर हमने क्या याद किया था, कौन सी गाड़ी देखने? तो जैगुआर, तो जो जागोर डांस है वो। एंड देन फिर क्या उसके फादर ने बोला कि सो जाओ जाके, तो साओ जाओ डांस हो जाएगा, फेस्टिवल भी होता है साओ जाओ, क्योंकि कल गांव चलना, तो गांव जो डांस हो जाएगा वो सारे हो जाएंगे गोवा के। गोवा के अगर फेस्टिवल की बात करेंगे
तो शिग्मो फेस्टिवल होता है, ठीक है। शिग्मो के अलावा एक आपका चीकल कालो होता है, चीकल कालो, जिसको कि मड फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मड फेस्टिवल, ठीक है। शिग्मो एंड चीकल कालो एंड आपका यहीं पे आ जाएगा सेंट फ्रांसिस, जो जेवियर चर्च होती है वहाँ पर ये एक फेस्टिवल मनाया जाता है। द ग्रेप एस्केपेड, ग्रेप एस्केपेड जो फेस्टिवल है, ये सब कहाँ के हैं? गोवा के ही हैं आपके फेस्टिवल्स, ठीक है। देन अगर बात, और एंड गोवा कार्निवल भी होता है यहाँ पे, ठीक है, गोवा कार्निवल। देन तो तरंग मेल पूछा है तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसको गाड़ी, घोड़े गाड़ी उड़ाने और मतलब घोड़े गाड़ी देखने और पतंग उड़ाने थे ना, तो पतंग से हमने तरंग मेल याद किया था। मध्य प्रदेश के अगर फोक डांसेस की बात करेंगे तो कौन कौन से हो जाएंगे जो मैंने आपको बताए थे। तो एमपी से कौन कौन से हैं कि भाई एमपी से जो गोरियां हैं, तो गोरियां से मतलब फेस्टिवल है ये तो, ठीक है। भगोरिया हाट फेस्टिवल है ना, गोरियां हैं वो मंच पे खड़ा नाच रही हैं तो मांच है ना। एंड मटकी, ये हमने आई थिंक कल ही देखे थे, ठीक है। तो मटकी, जवारा, ये सारे फेस्टिवल हैं आपके मध्य प्रदेश के। द वर्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, तो पांडुलिपि शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है मैन्यूस्क्रिप्ट? तो मैन्यूस्क्रिप्ट को लिया गया संस्कृत से, ग्रीक से, प्राकृत से या फिर लैटिन से। तो इसको मैन्यूस्क्रिप्ट्स को हमने लिया लैटिन, ठीक है। इट इज़ अ लैटिन वर्ड, ऑप्शन नंबर डी। इंडस्ट्रियल प्लांट है यहाँ पे और उसकी लोकेशन ये आपको मैच करना है, बाल्को, इसको, एनएफएल और आईसीएफ। बताइए सही लोकेशन आपको बतानी है। तो भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ पे है? तो ये है आपका बाल्को, कोरबा, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और इंडियन जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, ठीक है, इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील जो कंपनी है वो है आपका बर्नपुर। बर्नपुर कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। अभी तो जैसे बाल्को की अगर बात करें तो बाल्को तो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रहा है, इसको 2001 में 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उन्होंने वेदांता को बेच दिया था इसका 51% शेयर, इसका डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया था। कमेंट में बताएंगे कि जो डिसइन्वेस्टमेंट है यानी कि विनिवेश है, इसका जो पैसा है वो गवर्नमेंट के मतलब जो बजट होता है उसके किस हेड में जाता है, बताइए। देन तो यहाँ पर सी ए कहाँ पर है? सी ए तो ऑप्शन नंबर आई थिंक ओके, ठीक है, सी ए यहाँ पे भी है, यानी कि हमें नीचे भी जाना पड़ेगा। ओके यार मिस हो गया, एक सेकेंड, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 51% जो है ये शेयर्स कहाँ पर हैं? 51% ये अभी वेदांता के पास हैं इसके, ठीक है, 2001 में। एंड ये होता है डिसइन्वेस्टमेंट, जहाँ पर गवर्नमेंट अपने शेयर्स बेच के प्राइवेट प्लेस को दे देते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट का जो पैसा है वो आपका कैपिटल रिसीट में जाएगा, ठीक है, कैपिटल रिसीट में ये पैसा जाएगा, ठीक, क्लियर, सबका सही है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। एंड ये इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री तो आपके यार चेन्नई में होगी, ये हमने किसका मार्क किया था? सी, ये ए, ठीक है। एंड एनएफएल आपका हो जाएगा नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, भटिंडा में। तो सी ए डी बी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने यार कल पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि जो भी आपका कैपिटल रिसीट होता है या ये तो एसेट सेल से आता है, एसेट कम होता है, या आपकी लाइबिलिटी बनती है। अब एसेट सेल कैसे होता है, एसेट कम कैसे होता है? एसेट कम ऐसे ही होता है, डिसइन्वेस्टमेंट, जहाँ पर गवर्नमेंट अपने शेयर्स बेच देती है, ठीक है, किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, या फिर अपने किसी एसेट को बेच देती है। लाइबिलिटी कम होना, लाइबिलिटी बढ़ना इस तरह से होता है जैसे गवर्नमेंट ने लोन ले लिया तो ये लाइबिलिटी बढ़ गई। वहीं पर अगर हम देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको कि हम कैपेक्स भी बोलते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक अच्छे तरह का एक्सपेंडिचर होता है जिसमें कि या तो आपके पास एसेट का क्रिएशन होता है, एसेट या तो आ रहा है, या लाइबिलिटी आपकी कम हो रही है, आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है। अब एसेट कैसे आ सकता है? तो जो भी डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कुछ स्कूल, कॉलेज, रोड इस तरह से बनवा रहा है, तो वो काइंड ऑफ एक गवर्नमेंट का एसेट क्रिएट हो रहा है। या फिर गवर्नमेंट मान लेते हैं लोन दे रहा है किसी को, लोन ग्रांट कर रहा है। लाइबिलिटी कम कैसे हो सकती है? लोन चुकता कर रहा है अगर गवर्नमेंट, लोन अगर पिछला लोन को जो है चुकता किया जा रहा है, रीपेमेंट ऑफ लोन किया जा रहा है, तो दैट इज़ अ डिक्रीज इन लाइबिलिटी, तो भी कैपेक्स के अंडर में ही आएगा। विच इज द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश?
ये भी आसान है, ठीक है। हमने किस तरह से याद किया था कि भाई अरुण को रेखा ने बोला, ठीक है, रेखा से हमने क्या किया था, रेखम पादा है ना, क्या बोला कि भाई चलो, ठीक है, वैंचो बउआ के पास चलो, तो वैंचो से वैंचो डांस हो जाएगा, बउआ से बुइया डांस हो जाएगा, ठीक है, चालो से ठीक है, बउआ के पास, ठीक है, पास से हो जाएगा पासी कौंकी, ठीक है, पासी कौंकी, ये हो जाएगा आपका डांस। एंड वैंचो बउआ के पास चलो, ठीक है, एंड किस लिए चलो, बिकॉज लैन एंड पीकॉक डांस देखना है, ठीक है, और कैसे देखना है, मास्क लगा के देखना है, ठीक है, तो मास्क डांस। बाकी फेस्टिवल किस तरह से याद किए थे कि अरुणा तेरे संग है ना, संग सोलू में, तो संग से संकेन फेस्टिवल, सोलू से सोलुंग फेस्टिवल, तेरे संग सोलू इस ट्री के नीचे है ना, इस तरह से, तो ड्री फेस्टिवल। एंड अरुणा ने क्या बोला, लो सर, ठीक है, अब आगे के शब्द मैं नहीं बोलूँगा, आप समझ जाइए, मेरी पिन, ठीक है, एंड पास आओ, तो पांगसाओ फेस्टिवल। क्लियर है, तो ये सब फेस्टिवल है अरुणाचल के। तो गरबा कहाँ का है, गरबा आपका गुजरात का है। एंड गरबा और ऐसे ही होता है डांडिया, ये नवरात्रि के टाइम पे होता है। अंतर क्या होता है गरबा डांडिया में, डांडिया जो है स्टिक्स के साथ परफॉर्म किया जाता है, गरबा जो है एक तरह से मूवमेंट दिखाया जाता है, बॉडी मूवमेंट, इसमें स्टिक्स होती हैं। और ये जो है मॉक फाइट दिखाता है, किसके बीच की, बताओ जल्दी से, एक किन के बीच की मॉक फाइट दिखाता है, बुइया आंसर हो जाएगा। पनवाड़िया ये है आपका बिहार का, ठीक है, बिहार के अगर डांसेस की बात करेंगे तो बिहार के डांसेस हो जाएंगे जैसे कि झिझिया, झिझिया, ठीक है, देन विदेशिया, इया करके आ रहा है, ठीक है, क्या किया, तो यहाँ भी देखो इया है ना, पनवाड़िया, झिझिया, विदेशिया, झिझिया के साथ झरनी भी क्यों लगा दो, ठीक है, जाटिन, जिसमें कि काइंड ऑफ एक मतलब लव डांस होता है जहाँ पे एक मेल और फीमेल इस तरह से डांस करते हैं। तो ये हैं आपके बिहार के। दमन कहाँ का है, तो इसको हम ऐसे याद करते हैं, नाटा छोरा धमन, तो नाटा से नाटी, छोरा से झोरा, ठीक है, छोरा से झोरा डांस, एंड अमन से धमन। नाटा छोरा अमन क्या कर रहा है, राक्षस, ठीक है, राक्षसों का चोला ओढ़ के, ठीक है, तो चोलंबम, चोला ओढ़ के क्या कर रहा है, राक्षस क्या कर रहा है, राक्षसों का चोला ओढ़ के क्या कर रहा है, जल्दी से बताओ, जो मैंने आपको बताया था मॉक फाइट ये दिखाता है महिषासुर और दुर्गा जी के बीच की, ठीक है, तो राक्षसों का चोला ओढ़ के क्षमा छम कर रहा है, तो जो डांस हो जाएगा वो भी हिमाचल का हो जाएगा। तो ये सारे कहाँ के हैं, नाटी, झोरा, धमन, राक्षस, चोलंबम और छम, ये सब हैं आपके हिमाचल के, ठीक है, ये सब हिमाचल के डांसेस हैं। व्हाट इज़ द एवरेज सर्कमफरेंस ऑफ द स्टैंडर्ड क्रिकेट बॉल इन इंटरनेशनल क्रिकेट, तो जो इंटरनेशनल क्रिकेट होता है उसमें सर्कमफरेंस कितनी होती है बॉल की, सर क्या आप मैथ्स भी पढ़ाते हो, पढ़ाते हैं, लेकिन ये सिर्फ हम घर पे ही पढ़ाते हैं पर्सनली। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8.81 इंचेस से लेके 9 इंचेस तक, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। बात अगर करें क्रिकेट की, तो ज़रा बताओ कि पहला क्रिकेट मैच कब खेला गया था, व्हेन वाज दी फर्स्ट क्रिकेट मैच प्लेड, फर्स्ट क्रिकेट मैच कब खेला गया था, फर्स्ट ओडीआई कब खेला गया था, ठीक है, एंड फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था, ठीक है, ये मेन का बताना है आपको, एंड साथ ही साथ विमेन का भी। तो पहला क्रिकेट मैच 1971 इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। पहला ओडीआई की बात करेंगे तो ये पहला आपका 1877 में हुआ था, ठीक है, पहला आपका ओडीआई 1971 में हुआ था, पहला क्रिकेट मैच आपका 1877 में हुआ था, ओडीआई आपका 1971 में हुआ था, ये भी इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ था। और ध्यान रखना ये आपका एमसीसी में हुआ था, एमसीसी मतलब
मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जिसको मैरीलेबॉन क्रिकेट ग्राउंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये 1975 में हुआ मेन का, और वेमेन का पहले ही हो गया था 1973 में। और पहला वाला जीता किसने था, तो वेस्ट इंडीज़ ने जीता था पहला वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज नोन एज विजय उत्सव, निम्नलिखित में से किस त्यौहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है। हम्पी, कोणार्क डांस फेस्टिवल, पुष्कर फेयर या फिर गंगा सागर मेला। तो विजय उत्सव, ठीक है। अब याद कैसे रखेंगे, विजयनगर की कैपिटल क्या थी, हम्पी थी। तो और इस पर्टिकुलर फेस्टिवल में यही शोकेस किया जाता है, जब विजयनगर एम्पायर की ग्लोरी थी उसी को शोकेस किया जाता है यहाँ पर। कहाँ पर है ये, कर्नाटक का है। कर्नाटक के और कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं, तो कर्नाटक के और फेस्टिवल्स की बात करेंगे तो करगा, उगाड़ी, गौरी हब्बा, गॉम्बी हब्बा, ठीक है। तो गौरी हब्बा हो गया, गॉम्बी हब्बा हो गया, हब्बा हब्बा कहीं दिखेगा तो सीधा कर्नाटक। पट्टाडक्कल, पट्टाडक्कल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स भी हमें पता है ना। पट्टाडक्कल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स किसने बनवाए थे। एंड महामत्स्य अभिषेक भी यहीं पे फेस्टिवल होता है, महामत्स्य अभिषेक। ये जो फेस्टिवल होता है महामत्स्य अभिषेक, ये श्रवण बेलगोला जो जगह पड़ती है कर्नाटक में, श्रवण बेलगोला, वहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, 12 साल में होता है। और ये जो गोमतेश्वर बाहुबली का जो स्टैच्यू है, गोमतेश्वर बाहुबली का जो स्टैच्यू है वहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो गोमतेश्वर बाहुबली हैं ये पहले जो तीर्थंकर है जैन धर्म के, ऋषभदेव, उनके बेटे हैं ये, ठीक है। तो कोणार्क भी, कोणार्क की अगर बात करेंगे तो ये आपका उड़ीसा का है, ठीक है। कोणार्क कहाँ का है, उड़ीसा का। चलो उड़ीसा के भी देख लेते हैं बाकी, लेकिन उससे पहले ये पुष्कर और गंगा सागर देख लेते हैं। तो पुष्कर और गंगा सागर कहाँ के हैं, तो पुष्कर आपको पता है ये राजस्थान में लगता है। और इसी तरह आपका एक सूरज कुंड मेला जो आजकल चल भी रहा है, कहाँ पर, सूरज कुंड जो फेयर है वो कहाँ पर लगता है ये आपको बताना है। एंड देन बात करें गंगा सागर मेला की, तो ये आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और ज़रा बताइए कि बिहार में कौन सा मेला लगता है, तो सूरज कुंड तो आपका लगता है फरीदाबाद, हरियाणा में। और यहाँ पर अगर बात, तो पट्टाडकल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स किसने बनवाए थे, तो ये चालुक्याज ने बनवाए थे, जो कि वेसरा स्टाइल में। पट्टाडकल ग्रुप ऑफ टेम्पल और जो ऐहोल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं वो चालुक्याज ने बनाए थे, जो वेसर स्टाइल में बने हुए हैं। वेसर कौन सी स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर होती है, विच इज़ काइंड ऑफ मिक्स ऑफ नॉर्दर्न दैट इज़ नगर स्टाइल एंड साउथ का जो द्रविड़ स्टाइल है वो, ठीक है। एंड सोनपुर फेयर होता है, सोनपुर एक काइंड ऑफ कैटल फेयर होता है, तो ये आपका लगता है कहाँ पर, ये लगता है बिहार में, ठीक है। और अगर सोनपुर बिहार में, और अगर उड़ीसा के फेस्टिवल की बात करें तो वो देख लेते हैं। तो उड़ीसा के फेस्टिवल को ऐसे याद करना होता है हमने कि उड़ीसा 6 खाई या 9 खाई, ठीक है। तो 6 खाई या 9 खाई, ये कौन बताएगा, ये कौन बताएगा, तो ये बताएंगे कलिंग के राजा जो रथ पे बैठे हुए हैं, जो रथ पे बैठे हुए हैं। तो छऊ से छऊ फेस्टिवल हो जाएगा, नौखाई से नुआखाई फेस्टिवल हो जाएगा, जो कि एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, ठीक है। कोणार्क सन टेम्पल में जो ये फेस्टिवल मनाया जाता है, कोणार्क डांस भी होता है उड़ीसा का, ठीक है। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, कोणार्क सन टेम्पल को, बाल यात्रा, कलिंग महोत्सव, ठीक है। और रथ यात्रा, जो भगवान जगन्नाथ, जो कृष्ण जी के अवतार माने जाते हैं, उनको लेके जो है यात्रा निकलती है। एंड कोणार्क को हम जानते हैं किस नाम से, कोणार्क का जो सन टेम्पल है उसको हम ब्लैक पगोडा के नाम से जानते हैं। ये कैसा है, सन टेम्पल, ब्लैक पगोडा, ठीक है। और इसको किसने बनवाया था, हु बिल्ड दिस कोणार्क सन टेम्पल। चलिए अगला है हमारा, सबका सही है। अगला हमारा 73rd और 74th जो अमेंडमेंट है ये कब पास किए थे पार्लियामेंट ने। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ऑप्शंस है 1992, 95, 1990 या फिर 1989। तो पहले इसका आंसर मैं बता देता हूँ। तो इसको नरसिम्हा वर्मन तो पल्लव डायनेस्टी के रूलर थे, ठीक है। तो ये हैं आपके नरसिम्हा देव दी फर्स्ट। तो नरसिम्हा देव फर्स्ट ये किस डायनेस्टी से थे, तो ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से थे, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 73rd और 74th अमेंडमेंट। तो ये 1992 में पार्लियामेंट ने इसको पास किया था। 73rd अमेंडमेंट ये रिलेटेड है आपका पंचायत से, और 74th है आपका म्यूनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका से। पंचायत
ये जो 73rd अमेंडमेंट है इसने ऐड किया था शेड्यूल नंबर 11, 11वें नंबर की जो अनुसूची उसको जोड़ा था, और म्यूनिसिपैलिटी से रिगार्डिंग आपकी 12th नंबर का शेड्यूल यानी 12वें नंबर की जो अनुसूची है वो। इसमें टोटल कितने फंक्शनल आइटम्स अगर बात करेंगे तो कितने फंक्शनल आइटम्स हैं, और जिस दिन ये एनफोर्स हुआ था उस दिन हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ज़रा बताइए किस दिन एनफोर्स हुआ था, लागू हुआ था ये जो 73rd अमेंडमेंट और 74th। तो फंक्शनल आइटम्स की बात करेंगे तो 29 है इसमें, और इसमें 19 है। और ये जब अमेंडमेंट हुए थे तो देश के प्रधानमंत्री कौन थे, पीएम कौन थे, ये ज़रा बताना है। तो ये एनफोर्स हुए थे, लागू हुए थे 24 अप्रैल, ठीक है, 1993, और इसी दिन हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। और इससे रिलेटेड हैं आपकी कुछ कमिटीज़, पंचायत का फॉर्मेशन से कुछ कमिटीज़ आपकी रिलेटेड हैं, जैसे कि बलवंत राय मेहता कमेटी जो 1957 में बनी। बलवंत सबका सही है, तो बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। देन आपकी अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता बनी थी आपकी 1957 में, ये बनी थी 77 में, ठीक है। इसने बोला था 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को लागू करने के लिए कि त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम को लागू किया जाएगा। वहीं पे अशोक मेहता कमेटी ने बोला था 2 टियर पंचायती राज सिस्टम, ठीक है, द्विस्तरीय जो है पंचायती राज सिस्टम के रिगार्डिंग अशोक मेहता ने बोला था। देन एलएम सिंघवी कमेटी भी बनी थी, एलएम सिंघवी कमेटी एंड थुंगौन कमेटी। तो ये एलएम सिंघवी, थुंगौन, अशोक मेहता और बलवंत राय मेहता कमेटी आर रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द पंचायत, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सभी को, ठीक है। 18 फंक्शनल आइटम्स ये हुए, गलती से मैंने 19 लिख दिया। आगे बढ़ते हैं 8th। विच रोड प्लान इन इंडिया वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर द रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम बिटवीन 1943 to 63। 1943 से 63 के बीच भारत में कौन सी सड़क योजना सड़क विकास कार्य के लिए पहला प्रयास था? बिल्कुल, सबसे पहले जो आपका पंचायत है वो लागू तो किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को, 1959 को, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के नागौर में इसको किया गया था। लेकिन था क्या कि तब मैंडेटरी नहीं था, इन प्रोविजंस अमेंडमेंट करके इसको मैंडेटरी कर दिया गया था। तो इट वाज नागपुर रोड प्लान, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बॉम्बे रोड प्लान तो नहीं, लेकिन एक बॉम्बे प्लान है, ठीक है, बॉम्बे प्लान है जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इट इज़ रिलेटेड टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये जो प्लान है ये कुछ आप बोल सकते हैं, जो बॉम्बे प्लान है इसमें 1944 में कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बैठे थे और उन्होंने काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं कि भाई पॉवर्टी लाइन, नेशनल इनकम, इन सब चीज़ों को लेके कॉन्सेप्ट रखे थे, ठीक है। अच्छा, ये बताएंगे कि हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड नेटवर्क कहाँ पर है? हाईएस्ट डेंसिटी ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ऑफ रोड नेटवर्क कहाँ पर इंडिया में, ठीक है, मैं स्टार्टिंग लेक्चर्स में आपको ये चीज़ बता चुका हूँ। एंड लोवेस्ट डेंसिटी कहाँ पर है, एंड सबसे लॉन्गेस्ट आपका नेशनल हाईवे कौन सा है ये भी आपको बताना है। एंड कौन सा आपका नेशनल हाईवे है जिसमें कि आपका शेरशाह सूरी मार्ग कहलाता है, वो कौन सा NH है? यस, 1944 का है वो बॉम्बे प्लान। द डैश इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग विद इन अ कंट्री। डैश लिखित नियमों का एक समूह है जिसे देश के भीतर रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड नेटवर्क है ये केरला में, नहीं देखो जो यूपी लिख रहे हैं ना तो वो नेशनल हाईवे का है, रोड नेटवर्क का केरला होगा। अगर नंबर ऑफ़ हाईवेज़ की बात होगी तो यूपी आएगा वहाँ पे, ठीक है। और लोवेस्ट में अगर बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। और सबसे लॉन्गेस्ट है आपका नेशनल हाईवे अगर बात करेंगे तो सभी को पता होगा NH44 है जो कि आपका श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है। एंड अगर NH1 की बात करें, नेशनल हाईवे नंबर 1, तो यही है आपका शेरशाह सूरी मार्ग। ऑलराइट, शेरशाह सूरी मार्ग। अगला है क्या होता है रिटन रूल्स। तो रिटन रूल्स आपके होते हैं, रिट नहीं होती, रिट को तो तब इशू किया जाता है जब फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है, ठीक है, व्हेन फंडामेंटल राइट्स आर वॉयलेटेड, फंडामेंटल राइट्स आर वॉयलेटेड। और इनको किस आर्टिकल के तहत इशू किया जा सकता है, रिट्स को कौन इशू कर सकता है, ठीक है, और मतलब कौन कौन इशू कर सकता है। तो रिट्स की अगर बात करते हैं
पहली बात तो इसका आंसर जान लेते हैं, इट इज़ ऑप्शन नंबर बी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन होता है रिटन रूल्स, और सबसे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ दी लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा लंबा लिखित संविधान है। अब लिखित संविधान क्या होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है जहाँ पे जिसको अमेंड करना उतना आसान नहीं होता, और जहाँ पे चीज़ें ऐसा नहीं है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चले आ रहे थे पहले से तो उनको बस कोडिफाई कर दिया गया है। इसको कुछ लोग बैठे थे और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है फॉर्मल तरीके से। रिट की अगर बात करें तो अभी करेंटली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही इशू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल नंबर 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल नंबर 226। किसी और कोर्ट को अगर ये पावर देनी है रिट इशू करने का तो वो सिर्फ देश का पार्लियामेंट दे सकता है किसी और कोर्ट को रिट इशू करने की पावर। इन दोनों के रिट जुरिस्डिक्शन में डिफरेंस ये होता है कि ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वॉल्यूशन में ही रिट इशू कर सकता है, ये फंडामेंटल राइट्स प्लस लीगल राइट, ये मतलब जो आपका हाई कोर्ट है वो दोनों में इशू कर सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हाई कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो वाइड होता है, वो बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो लीगल राइट को इन्फोर्स करने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी, वो कैसा राइट है? फंडामेंटल है ना, वो एक लीगल राइट है। हमें पता है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1978 से उसको पार्ट नंबर 3 से हटाकर आर्टिकल नंबर 31 से हटाकर पार्ट नंबर 12 में आर्टिकल नंबर 300A में उसको डाल दिया गया है, यानी कि वो फंडामेंटल ना होकर लीगल एक राइट है। वही अगर नंबर ऑफ रिट्स की बात करें तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स एंड दीज आर नेमली हेबियस कॉर्पस। इनका आपको लिटरल मीनिंग लिखना है कि इनका मीनिंग क्या होता है। हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्श्योररी एंड क्यो वारंटो। ठीक है, तो ये हैं हमारी रिट्स। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है, टू हैव द बॉडी ऑफ। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड, जब कमांड दी जाती है किसी को। कब दी जाती है? जब कोई मैंडेटरी काम नहीं कर रहा होता है। ठीक है, तो यानी इसको तब इशू नहीं किया जा सकता है अगर कोई ऑफिस मतलब कोई काम नहीं कर रहा है, तो अगर वो मैंडेटरी यूपी होना चाहिए और वो गवर्नमेंट का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारी क्लास ना लूँ एक हफ्ते तक, तुम रेट थोड़ी ना इशू करवा दोगे कि ये काम अगर क्लास नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि मैं गवर्नमेंट का आदमी थोड़ी ना हूँ। प्रोहिबिशन का मतलब होता है वी फॉरबिड या फिर टू फॉरबिड। ठीक है, जहाँ पर हायर कोर्ट या फिर सुपीरियर कोर्ट लोअर कोर्ट या फिर इन्फीरियर कोर्ट को क्या करती है, उसको बोलती है कि भाई अपने औकात में रहो, यानी अपनी जुरिस्डिक्शन में रहो, उसको वॉलेट मत करो। सर्श्योरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड ऑफ, जब एक सुपीरियर कोर्ट एक इन्फीरियर कोर्ट के ऑर्डर को क्वैश कर देती है और उस केस को अपने अंडर में ले लेती है, तो उसको बोलते हैं सर्श्योरी, टू बी सर्टिफाइड ऑफ। एंड क्यों वारंटो का मतलब होता है क्यों भाई, किसने तुमको यहाँ पर बैठने की अथॉरिटी दी, तो बाई वॉट अथॉरिटी ऑफ, है ना। तो जब कोई एक गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड कर रहा है और उसके लिए एलिजिबल नहीं है तो क्यों वारंटो को इशू किया जाता है। विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, जैसे कि सेंसस के बारे में क्या पढ़ रखा है उसको रिवाइज कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा आई थिंक। पहले तो सबसे पहले तो किसी इंडियन सिटी का सेंसस हुआ था 1830 में, ढाका में हुआ था। सब चीज़ लिखी हुई है तो मैं लिखने वाला नहीं हूँ, रिवीजन नहीं करेंगे। तो 1830 में जल्दी से 1830 में किसी सिटी का हुआ था, ढाका हुआ होता है। हेनरी वॉल्टर के टाइम पे हुआ था तो इसलिए उनको फादर ऑफ इंडियन सेंसस के नाम से जानते हैं। 1872 में मेयो के टाइम पे हुआ था, लेकिन वो पहला कंप्लीट सेंसस नहीं था, वो एक अनसिंक्रोनाइज था। सिंक्रोनाइज हुआ था 1881 में, वो रिपन के टाइम पे हुआ था, जिनको कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। वो जब हुआ था तो सेंसस कमिश्नर WC प्लॉडेन थे। 11 जो सेंसस हुआ है 2011 का, ये हमारा 15 सेंसस है 1872 से अगर कंपेयर करें, और 7 सेंसस है अगर हम अभी इंडिपेंडेंस के बाद से देखें तो। ठीक, और 2011 के सेंसस का जो थीम था दैट वाज आर सेंसस आर फ्यूचर, और जो रजिस्ट्रार जनरल होते हैं एंड सेंसस कमिश्नर वो इसको परफॉर्म करते हैं सेंसस को, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आते हैं। 2011 के सेंसस को 2 भागों में 2 चरणों में किया गया था, 2 फेजेस में कंडक्ट किया गया था। एक तो हाउस लिस्टिंग फेज था और पॉपुलेशन इन्यूमरेशन फेज था, राइट। एंड 2000 का जो 11 का सेंसस था उसके बारे में हम ये पढ़ चुके हैं कि भाई सेक्स रेशियो कितना था, लिटरेसी रेट कितनी थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। और पॉपुलेशन कितनी थी 2011 सेंसस के हिसाब से, तो दैट वाज 1
0.21 बिलियन ये जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के हिसाब से। सेक्स रेशियो की अगर बात करेंगे तो ये 943 था जो हमने देखा था 2001 में, 2001 में 933 था, 943 तो 2011 में हुआ। चाइल्ड का सेक्स रेशियो अगर बात करेंगे, सेक्स रेशियो का मतलब होता है 1000 मेल के लिए कितनी फीमेल है, तो चाइल्ड का था 927 इन 2001 एंड 919 और 914 हो चुका है 2011 में। लिटरेसी रेट की अगर बात करेंगे तो मैंने आपको दो स्टैट्स दिए थे, तो ये तो 74.04, ठीक है, सॉरी 76.04, या फिर आपको ध्यान रखना है एक 72.98, एक सेकेंड, 72.98, इन दोनों में से कोई भी आपको एक जो है स्टैट पूछा जा सकता है। देन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी। ना व्हाट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन डेंसिटी होती है 74 ही होगा, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी होती है कि एक स्क्वायर किलोमीटर में, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं एक एरिया, मतलब एक ले लेते हैं एक स्क्वायर टाइप, ठीक है, एक स्क्वायर ले लेते हैं और इसमें हम मान लेते हैं कि भाई इसका जो एरिया है दैट इज़ 1 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या का घनत्व। तो ये सबसे हाईएस्ट है कहाँ पर, ये ओवरऑल तो इंडिया की कितनी है पहले ये जान लेते हैं, तो 382 है पॉपुलेशन डेंसिटी, 382 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। हाईएस्ट है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है, ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा। हाईएस्ट लिखता हूँ एंड लोवेस्ट लिखता हूँ, यहाँ पे स्टेट लिखता हूँ और यहाँ पे यूटी, ठीक है। हाईएस्ट में आ जाएगा आपका बिहार, ठीक है, 1106। यूटी में हाईएस्ट आ जाएगा आपका दिल्ली, 10 गुना इसका 11320। लोवेस्ट में आ जाएगा आपका अरुणाचल, ठीक है, सॉरी, ठीक है, हाँ लोवेस्ट है ना यहाँ पे नीचे, तो अरुणाचल 17 लोग रहते हैं। एंड यूटी में अगर बात करेंगे तो अंडमान एंड निकोबार, यानी स्टेट ए से भी शुरू हो रहा है और यहाँ पे भी ए से शुरू हो रहा है, तो अंडमान निकोबार की लोवेस्ट है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड में। ध्यान रखना इट वाज द ओनली स्टेट इन 2011 का सेंसस जिसने की पॉपुलेशन डिक्लाइन मेजर किया था, यानी कि हर स्टेट था, यूटी था जहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ था। ओवरऑल अगर पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करेंगे, अगर जनसंख्या की कितनी बढ़ोतरी हुई तो डेकेडल भी और एनुअल भी, तो ये ध्यान रखना कि ये हुआ था आपका, डेकेडल हुआ था रफली 17.7% और एनुअल हुआ था 1.64%, ठीक है। तो ये आपको सॉरी 1.46%, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एनुअल कितना था और डेकेडल कितना था, ठीक है। तो उसमें सबसे ज़्यादा, चलो वो उस पर अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सबसे कम आपका नागालैंड का था, सबसे ज़्यादा तो मेघालय का था, लेकिन सबसे कम नागालैंड का था। इट रिकॉर्डेड नेगेटिव ऑफ 0.47%। वेस्ट बंगाल ये स्टेट है विद सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व के नाम उसमें सेकंड नंबर पे आता है, लेकिन तब जब हम यूटीज़ को काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज आप देख रहे हो कि दिल्ली का पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार से ऑलमोस्ट 10 गुना है, ठीक है। तो सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है इसकी। 11 पे आते हैं, द सुंदरबन डेल्टा इज द होम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। सुंदरबन डेल्टा निम्नलिखित में से किस जानवर का घर है? चलो सुन, क्या चीज़, अरे हाँ यार आज पता नहीं डैट्स इधर से उधर क्यों हो रहे हैं, 6 वजह से यहाँ पे हुआ था, है ना। चलो आगे बढ़ें। अभी सुंदरबन डेल्टा इज़ द होम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। तो सुंदरबन डेल्टा में पता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा, जिसको कौन सी 2 रिवर्स बनाती हैं, जिसको 2 रिवर्स जो बनाती हैं वो है आपकी पद्मा और जमुना, ठीक है। पद्मा कौन सी है, गंगा है ये आपकी, और जमुना कौन सी है, जमुना है आपकी ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो ये दोनों बनाती हैं एंड इट इज़ होम टू रॉयल बंगाल टाइगर, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें किस तरह के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, व्हाट काइंड ऑफ फॉरेस्ट आर ऑब्जर्व्ड हियर, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं
मैनग्रूव फॉरेस्ट। अगला है एंड दैट इज 12th, द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम ज़ुआनज़ांग केम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट अबाउट हाउ मेनी ईयर्स अगो। तो ज़ुआनज़ांग कितने साल पहले आए थे इंडिया में? तो ये आई थिंक आराम से कर सकते हैं बिकॉज ये हर्षा के टाइम पे आए थे, हम देख चुके हैं, इनकी बुक भी देख चुके हैं, दैट इज़ CU की, दैट इज़ रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, CU की। एंड हर्षा का जो हमने रेन पढ़ा था 606 से लेके 647, और मैंने बताया था कि 1400 साल पहले इनका रेन था। ये हमने कल ही आई थिंक क्वेश्चन किया था, तो ये भी इनका भी, ये भी 1400 साल पहले ही आए होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रिटन बाई शशि थरूर। तो शशि थरूर ने कौन सी किताब लिखी इसमें? रिडल्स इन हिंदुइज्म, वाई एम हिंदू, बिकमिंग, या फिर गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? कौन सी किताब शशि थरूर ने लिखी है? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स तो अरुंधति रॉय की है, अरुंधति रॉय की है। और कौन कौन सी किताबें इनकी अरुंधति रॉय की? मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, एन ऑर्डिनरी मैन्स गाइड टू एम्पायर, एन ऑर्डिनरी मैन्स गाइड टू एम्पायर। देन बिकमिंग बात करेंगे तो मिशेल ओबामा की है, मिशेल ओबामा की। वाई एम हिंदू ये है इनकी, रिडल्स इन हिंदुइज्म, ये अम्बेडकर जी की है, अम्बेडकर जी की। और कौन कौन सी है? तो अम्बेडकर जी की अगर बात करेंगे तो एक तो है आपकी रिडल्स इन हिंदुइज्म के अलावा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इनकी ऑटोबायोग्राफी है वेटिंग फॉर अ वीज़ा, वेटिंग फॉर अ वीज़ा। एंड बुद्धा एंड इज धम्मा, बुद्धा एंड इज धम्मा। और गांधी, रानाडे एंड जिन्ना, ये भी इन्हीं की बुक है। और ये जो है ना बुद्धा एंड इज धम्मा, ये इनकी सबसे लास्ट बुक थी, सबसे आखिरी बुक थी। शशि थरूर की और बुक्स की अगर बात करेंगे तो पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर थी इनकी। और कौन सी है एरा करके, अभी चीज़ें दिमाग से जा क्यों रही हैं, वो कौन सी जो एरा करके है। और वाई एम हिंदू तो हो गई भाई, वो एरा करके कौन सी है यार, चलो बताओ जल्दी से। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ विच चोला किंग। तो सुल्तान जो महमूद गजनी थे वो किसके कंटेम्प्रेरी थे? तो ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ, ये आई थिंक देख चुके हैं, राजेंद्र द फर्स्ट, ठीक है। हाँ, एन एरा ऑफ डार्कनेस याद आया, ठीक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एन एरा ऑफ डार्कनेस, यस। चलिए अभी आते हैं राजेंद्र वन, ये हम लोग देख चुके हैं। महमूद ऑफ गजनी, इसका पहला अटैक कब हुआ था? 1001 AD में हुआ था, 17 टाइम्स अटैक किया था। लास्ट अटैक 1027 AD में हुआ था। सोमनाथ में जो अटैक किया था वो 1025 AD में, जो सोमनाथ पर अटैक हुआ था वो था ये, ठीक है। एंड राजेंद्र द फर्स्ट की अगर बात करेंगे तो इन्होंने ही गंगईकोंडा चोलापुरम जो सिटी है उसको इस्टेब्लिश किया था। और गंगईकोंडा चोला दैट इज़ कॉन्करर ऑफ, गंगईकोंडा चोला कॉन्करर ऑफ गंगा, ये टाइटल लिया था इन्होंने ही। बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया था गंगईकोंडा चोलापुरम में, जो कि एक शिव टेम्पल है, जो कि यूनेस्को के ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल में भी आता है। जो ये ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल में आपका बृहदेश्वर जो तंजौर वाला है, जो इनके फादर राजा राजा द फर्स्ट ने बनवाया था, जिसको हम कि राज राजेश्वर के नाम से जानते हैं। एंड जो आपका ऐरावतेश्वर है, जिसको कि राजा राजा द सेकेंड ने बनवाया था, वो सब आपके ग्रेट लिविंग चोला आर्किटेक्चर में आते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि बृहदेश्वर टेम्पल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आपको लैंड डोनेशन यहाँ पे याद करना है। चोला का कैपिटल क्या था, वेटी क्या था, कादमाई क्या था, ऊजावुर कौन थे, ठीक है, याद है ना सब। ऊजावुर कौन थे? ऊजावुर थे जो कॉमन पेजेंट थे। आदिमाई कदाईसियार कौन थे? जो स्लेव्स होते थे। वेल्ललर कौन होते थे? जो लार्ज लैंड ओनर्स होते थे। उर क्या होती थी? जो कॉमन असेंबली होती थी, कॉमन लोग की जो सेटलमेंट होते थे। सभा क्या होती थी? जो ब्राह्मण्स की असेंबली होती थी। ब्रह्मदेव लैंड डोनेटेड टू ब्राह्मण्स, देवदान लैंड डोनेटेड टू टेम्पल्स, शालभोग स्कूल्स, पल्ली छंदम जो जैंस को डोनेट की जाती थी, ठीक है। चोला जाने जाते थे अपने ब्रॉन्ज कल्चर के लिए। और ब्रॉन्ज कल्चर से कैसे बनाते थे? ये बनाते थे लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज़ करके। और एक जो इसका इंस्क्रिप्शन इनसे जो रिलेटेड है दैट इज़ उत्तरा मेरूर का इंस्क्रिप्शन, ठीक है, उत्तरा
मेरूर का जो इंस्क्रिप्शन है, जो कि चिंगलेपुट तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा, उत्तरा मेरूर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिटन बाई चेतन भगत, इनमें से चेतन भगत ने कौन सी किताब नहीं लिखी है? 5.71 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ग्राइमस या फिर रेवोल्यूशन 2020। तो कौन सी नहीं लिखी है चेतन भगत ने? तो 5.71 लिखी है, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, रेवोल्यूशन 2020 लिखी है, वन नाइट एट द कॉल सेंटर लिखी है, वन नाइट, और ये वाली तो इनकी डेब्यू नॉवेल थी, ध्यान रखना, ठीक है, पहली थी यानी इनकी, वन नाइट एट द कॉल सेंटर। हाफ गर्लफ्रेंड, यानी कि इनकी जो बुक्स हैं उसमें हमें नंबर देखने को मिल रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो हाफ 1 2020 3 5, ठीक है। तो इस तरह से हमें देखने को मिल रहा है इसमें नंबर, ठीक है, इनकी जो बुक्स हैं, तो चेतन भगत की बुक है। ग्राइमस की अगर बात करेंगे तो ग्राइमस है सलमान रश्दी की, ठीक है, सलमान रश्दी की है ये। और सलमान रश्दी की और कौन कौन सी बुक्स हैं? तो एक तो मिडनाइट चिल्ड्रन है, मिडनाइट चिल्ड्रन, द सैटनिक वर्सेस, ठीक है, एंड और हो जाएगी इनकी नाइफ, जो लेटेस्ट किताब है नाइफ, मेडिटेशंस आफ्टर अटेम्प्टेड मर्डर, मेडिटेशंस आफ्टर अटेम्प्टेड मर्डर्स, ठीक है। तो ये है इनकी सलमान रश्दी की बुक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट द करंट प्रिवेलिंग प्राइसेस इज कॉल्ड एज, मौजूदा प्रचलित कीमतों पर जीडीपी के मूल्य को क्या कहा जाता है? डोमेस्टिक जीडीपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी या फिर करंट जीडीपी? तो करंट प्रिवेलिंग प्राइसेस पे तो जीडीपी क्या होता है ये हमें पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन दी टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ठीक है, विद इन दी टेरिटरी जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उनकी जो फाइनल वैल्यू है उसको हम यहाँ पर लेते हैं। कमेंट करके बताइए क्या हम यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड को लेते हैं? अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों? इंटरमीडिएट गुड्स क्या इंक्लूड होते हैं? आर इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूडेड इन जीडीपी, हाँ या ना? तो होता क्या है कि दो तरह का जीडीपी होता है, एक नॉमिनल होता है और एक रियल होता है, ठीक है, नॉमिनल होता है और एक रियल जीडीपी होता है। तो जो नॉमिनल होता है इसमें इन्फ्लेशन अकाउंटेड होता है, और रियल में जो होता है मतलब ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है। इट इंक्लूड्स मतलब कि इसमें ये इन्फ्लेशन, मैं ऐसे लिखे दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, आप समझ जाएंगे कि इसमें इसके अंदर इन्फ्लेशन है नॉमिनल के अंदर, ठीक है, और रियल इज़ इन्फ्लेशन एडजस्टेड, यानी इससे इन्फ्लेशन को हटा दिया गया है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड है ये, और इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है नॉमिनल वाले में, ठीक है। यानी कि नॉमिनल ये लगती है, जो नॉमिनल जीडीपी है वो हमेशा ज़्यादा लगती है रियल जीडीपी से, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन को अकाउंट किया ही नहीं गया है, मतलब कि इन्फ्लेशन अभी हटाया ही नहीं गया है, रियल से हटाया जाता है। इसको कैलकुलेट किया जाता है करंट प्राइसेस पे, जो मौजूदा प्राइस चल रहे हैं उस पर, और इसको कांस्टेंट प्राइस पे, ठीक है। इसके भी इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, जीडीपी डिफ्लेटर जिसको बोलते हैं, ठीक है, मुद्रास्फीति कारक हिंदी में बोलते हैं, या फिर प्राइस इंडेक्स के नाम से भी इसको जानते हैं। इट स्टैंड्स फॉर नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, ये होता है जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला। जीडीपी कैलकुलेट कौन करता है जरा बताओ? तो करंट प्रिवेलिंग प्राइसेस की बात हो रही है तो ऑप्शन होगा आपका नॉमिनल। रियल होता है आपका जो एक कांस्टेंट प्राइस, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो एक बेस ईयर लिया जाता है यहाँ पर। जो बेस ईयर अभी क्या चल रहा है? बेस ईयर अभी चल रहा है 2011-12। बेस ईयर क्या होता है? यानी कि हम उस साल के प्राइसेस को लेते हैं, ना कि जो करंट में प्राइसेस चल रहे हैं उसको। इंटरमीडिएट गुड्स आर इंक्लूडेड, नो, क्यों? टू अवॉइड डबल काउंटिंग, ठीक है, टू अवॉइड डबल काउंटिंग। और इसको कैलकुलेट कौन करता है? कैलकुलेटेड बाय CSO, जो कि मॉस्पी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत आता है। नाउ व्हाट इज द रेसेशनरी गैप? रेसेशनरी गैप क्या होता है?
व्हाट इज़ रिसेशनरी गैप, व्हाट इज़ ग्रीन जीडीपी, ग्रीन जीडीपी क्या होता है। तो रेसेशनरी गैप की अगर बात करेंगे तो जो एक पोटेंशियल जीडीपी है, यानी कि अगर अपने सारे रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर ले अगर कोई कंट्री, तो इतना पोटेंशियल है उसके अंदर, लेकिन जो एक्चुअल जीडीपी है इन दोनों के बीच के गैप को हम बोलते हैं रेसेशनरी गैप। ग्रीन जीडीपी होती है जो जीडीपी विच इज़ एडजस्टेड टू एनवायरमेंटल डैमेज, यानी कि एनवायरमेंटल जो डैमेज हुआ है उसको हटा दीजिए, तो जो आपके पास जीडीपी आएगी दैट इज़ ग्रीन जीडीपी। ऑलराइट, यस। महंगाई और बेरोजगारी एक साथ हो तो रिसेशन, यस, रिसेशन के केस में ही होता है। चलो 1.6 के ओनली देख लो अब तुम रितेश पांडे, है ना, यही होता है। धीरे 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 जब सीरीज़ आगे बढ़ती है तो यही होता है। यही होता है। पहले दिन कितने थे, 3,500 कुछ ऐसे थे, है ना, 3,500-4,000, मतलब 3,500-4,000 ऐसे टाइप कुछ थे। अभी देख लो, क्यों, महाशिवरात्रि है तो क्या, है ना, तो महाशिवरात्रि है तो हो सकता है भांग वांग पीने गए आज, है ना। खैर कोई नहीं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज अ पायनियरिंग डांस एजुकेशनलिस्ट एंड अ प्रोमिनेंट मोहिनी अट्टम एक्सपोनेंट। और मतलब इसी तरह से अगर रहा तो भाई मेरे पास भी बहुत कम टाइम रहता है, ठीक है, बहुत बहुत कम टाइम, क्योंकि आपको ये पता है मैं कुछ चीज़ों पे भी काम कर रहा हूँ तो मुझे भी काफ़ी कम टाइम मिलता है, तो मतलब ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं। अगर ऐसे रहा तो मतलब हो सकता है कि 18-20 लेक्चर ही करके मैं वाइंड अप कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि अब धीरे धीरे कुछ चीज़ें और बढ़ेंगी, काम बढ़ेगा, तो भी जब तक चल रहा है तो चल रहा है ना। और थोड़ा रिस्पॉन्स पे भी डिपेंड करता है। हम तो फास्ट में भी क्लास रहे सर। अरे भैया नहीं पढ़ाते हैं भाई मैथ्स, तुम तो पीछे पड़ गए उतनी देर से क्लास की शुरुआत से, क्या मैथ्स पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं मैथ्स भाई। पायनियरिंग डांस एजुकेशनलिस्ट एंड प्रोमिनेंट मोहिनी अट्टम एक्सपोनेंट, तो माधवी मुडगल, ठीक है, वो डीसी से एसोसिएटेड है, शगुन भूटानी भी इसी से एसोसिएटेड है, और एक ओडिसी एक्सपोनेंट है जिनकी आज ही डेथ हुई है, बताइए उनका नाम। कनक रेले आपकी मोहिनी अट्टम से हैं, मोहन राव कल्याणपुरकर ये कथक से हैं, और आज डेथ किसकी हुई है, मायाधर राउत की, ठीक है, मायाधर राउत जी की डेथ हुई है, ध्यान रखिएगा। ये भी ओडिसी एक्सपोनेंट थे, तो अब आगे अन्य एग्जाम से मैं ज़रूर पूछे गए, ठीक है। और हमने कैसे याद किए थे, मोहिनी गोपी के कान में जाके सुना, है ना, तो गोपी से गोपिका वर्मा, गोपी के कान में जाके सुना, सुना से सुनंदा नायर, जय राधा कृष्ण की अम्मा, ठीक है, तो जयप्रभा मेनन एंड पल्लवी राधा कृष्णन, अम्मा से कल्याण कुटी अम्मा, ये मोहिनी अट्टम के एक्सपोनेंट है। मोहिनी अट्टम, मोहिनी जो भगवान विष्णु जी का जो लेडी का अवतार है उसमें जो, है ना, मोहिनी अवतार है उसको दिखाया जाता है, और ये एक इसको डांस ऑफ एंट्रेंस के नाम से भी हम जानते हैं मोहिनी अट्टम को, है ना। और ये जो एयर होता है, हवा होता है, उसको दिखाता है, उसको सिंबलाइज करता है ये एयर कंपोनेंट को। ऑलराइट, मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन द डैश सेंचुरी, तो किस सेंचुरी में जो है, किस सदी में व्यापारी और प्रवासी पहली बार टीचिंग्स ऑफ होली कुरान को लेके आए इंडिया में, तो 9th सेंचुरी में, 7th में, 4th में या फिर 6th में। तो ध्यान रखिएगा ये आपका 7th सेंचुरी में आए थे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। पहला फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन कब हुआ था, फर्स्ट इस्लामिक इन्वेजन कब हुआ था इंडिया में, तो ये हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का, ये मोहम्मद बिन कासिम का इन्वेजन हुआ था सिंध प्रांत पे, है ना, ये हुआ था। देन उसके बाद महमूद गजनी वॉज द सेकेंड इस्लामिक इन्वेडर, एंड देन उसके बाद तीसरा था मोहम्मद गौरी। इन टेबल टेनिस हाउ मेनी लेट्स आर अलाउड इन अ रो ऑन अ सर्व, टेबल टेनिस में एक सर्व पर एक पंक्ति में कितने लेट्स की अनुमति होती है। लेट्स का होता है जैसे कि आप जब सर्विंग करते हो, ठीक है, आप जब सर्व करते हो तो सर्व करते वक्त, यानी कि आप सर्विस देते हो, तो अगर टच हो जाता है नेट से तो आपको फिर से सर्व करना होता है, तो ये होता है कि भाई फिर से आपको सर्व करना होता है, तो मतलब इसको बोलते हैं लेट, लेट। तो कितना लेट अलाउड होता है, अनलिमिटेड, कितनी बार भी आप कर सकते हो, आपसे एक बार टच हो गई फिर करो सर्विस, दोबारा टच हो गई फिर करो सर्विस, करते रहो बेटा, तो ठीक है, तो अनलिमिटेड होता है। इंडिया में अगर हम प्लेयर्स की बात करें टेबल टेनिस में तो कौन है, वैसे तो चाइना टॉप पे रहता है, चाहे ओलंपिक्स और चाहे, ठीक है, टेबल टेनिस में चाइना के अगर आप देखोगे ना कितने मेडल्स वगैरह हैं तो आप सरप्राइज़ हो जाओगे,
ठीक है। चाइना ही डोमिनेट करता है, चाहे इंडिविजुअल मेन हो विमेन हो, ठीक है, टीम इवेंट हो, सब में ही टेबल टेनिस में डोमिनेट करते हैं। तो मनिका बत्रा, ये ध्यान रखना है, मनिका बत्रा, श्रीजा अकुला, ठीक है। और एक तो थी, वो उनका नाम क्या था, जिन्होंने खेला भी था ओलंपिक्स में और अभी वो रिटायरमेंट ले लिया, मतलब बहुत कम ही उम्र की हैं, शायद 21-22 साल की होंगी, और खेल के रिटायर भी होगी, मतलब रिटायर इन दी सेंस कि वो बोल रहे हैं कि हम पढ़ाई पे फोकस करेंगे, इस पे नहीं। जबकि मतलब वन ऑफ दी, मतलब काफ़ी ठीक ठाक, सोच लो आप ओलंपिक्स में जाके खेली हैं और अच्छा परफॉर्म किया था, श्रीजा कुला से भी अच्छा परफॉर्म किया था, ठीक है, और फिर भी वो हो गई। तो उनका नाम कुछ, वो कर्नाटक से हैं वैसे, नाम एकदम से दिमाग से जा रहा है, किसी को नहीं, शरद, हाँ शरद कमल तो खैर वो मेल प्लेयर हैं, अचंता शरद कमल, ठीक है, टॉप प्लेयर है इंडिया से टेबल टेनिस में। क्या नाम है, कामत करके है कोई, कामत करके हैं, नाम एकदम से जा रहा है। महेश भूपति नहीं है भैया, महेश भूपति टेनिस के हैं, कामत करके किसी को नाम पता है क्या? चाइना के एक्सपोनेंट्स कितने टफ होंगे। अर्चना कामत, ठीक है, अर्चना कामत, यस। ज्वाला गुट्टा, बहुत सही बेटा। विच इंडियन बजट इंट्रोड्यूस्ड अ स्टेटमेंट हाईलाइटिंग द जेंडर सेंसिटिविटीज़ ऑफ द बजटरी एलोकेशन। तो किस भारतीय बजट ने बजटीय आवंटन की लैंगिक संवेदनशीलता को उजागर करने वाला एक बयान पेश किया था? नहीं, अर्चना कामत ही होंगी, ठीक है। चलिए, तो ये 2005-06 का था, जिसको हम जेंडर सेंसिटिव बजट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जेंडर सेंसिटिव बजट। बजट आपको पता होगा कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, हम देख चुके हैं। आर्टिकल 112 मेंशन अबाउट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, और प्रेसिडेंट के नाम पे रखा जाता है, प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो राष्ट्रपति के नाम पे रखा जाता है। देन 1921 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एक्वर्थ कमिटी के रिकमेंडेशन पे क्या किया गया था, इसको रेलवे बजट एंड जनरल बजट, इनको सेपरेट किया गया था। रेलवे एंड जो जनरल बजट हैं वर सेपरेटेड, इन दोनों को अलग किया गया था, सेपरेटेड, एंड इनको मर्ज किया गया कब, और ये मर्ज हुए आपके 2017 में, 2017 में विवेक देबरॉय कमेटी के रिकमेंडेशंस पे, विवेक देबरॉय कमेटी के रिकमेंडेशंस पे। ऑलराइट, तो यहाँ पे आज जीके के क्वेश्चंस होते हैं ख़त्म। अब आते हैं साइंस के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन करिए। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 पॉवर्टी हंगर हेल्थ, यस। If light rays traveling from medium of refractive index n1 to the medium of refractive index n2 such that angle of incidence is I and angle of refraction is R, then n1 upon n2 किसके बराबर होगा? तो लॉज पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन के, रिफ्लेक्शन के। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, या तो टूवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से तरफ, ठीक है, नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से अवे। जैसे ये नॉर्मल है, ठीक है, तो जाना इसको ऐसे चाहिए था अगर सीधे जाती, लेकिन ये नॉर्मल्स की तरफ चली गई। तो ये तब होता है जब एक लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है, यानी कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक कम है और जिसका ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ से ट्रैवल करेगी। और अवे जब ये डेंसर से रेयर में ट्रैवल करेगी। ये कैसे पता चलेगा? तो ये हमें पता चलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, वहीं अगर ग्लास की बात करेंगे तो उसका
ज़्यादा हो जाता है, वो कौन सा ग्लास है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो एयर का रफली 1, आइस का 1.31, वाटर का 1.33, अल्कोहल 1.36, ठीक है, एंड क्वार्ट्ज 1.46, बेंजीन का 1.5 होता है, क्राउन ग्लास का 1.52, कनाडा बलाजम 1.53, रॉक सॉल्ट 1.54, ठीक है, रूबी 1.7 और डायमंड 2.4। डायमंड का रटा हुआ होना चाहिए, क्राउन ग्लास का रटा होना चाहिए। एयर में कितना होता है अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का आपको अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये रटे हुए होने चाहिए, डायरेक्टली आपसे पूछता ही है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब ये लॉ बोलता क्या है, तो लॉ पहला तो ये बोलता है, दो होते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लॉ तो ये बोलता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये जो रे रिफ्रैक्ट हुई है, एंड द नॉर्मल, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और द बाउंड्री ऑन द सरफेस, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल, ऑल लाई इन दी सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। दूसरा लॉ ये बोलता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, ठीक है, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ठीक है। तो n2 अपॉन n1, और यहाँ पर पूछा है n1 अपॉन n2, तो क्या हो जाएगा, साइन r अपॉन साइन i हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी दी करेक्ट आंसर। कि एयर का अगर हम बात, एयर के रिस्पेक्ट में कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट का, एंड तो वहाँ से 1 निकल के आता है, एयर के रिस्पेक्ट में कितनी स्पीड है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और हमें नहीं बताता है, बल्कि स्पीड बताता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है स्पीड ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है, उस मीडियम में, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, ये ध्यान रखेंगे, जिसको हम हिंदी में अपवर्तनांक बोलते हैं। इसी तरह से होता है हमारा यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ लेते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की जब हम बात करते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, पहला तो वही सेम होता है। जैसे रिफ्लेक्शन क्या होता है कि यूं गई आपकी इंसिडेंट लाइट, ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट है, देन ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, और यहाँ के परपेंडिकुलरली जो हम ज्वाइन करेंगे इसको नॉर्मल बोलते हैं। तो ये जो इंसिडेंट लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट है, और ये जो नॉर्मल है, तीनों सेम प्लेन पे लाई करेंगे, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों ऑल लाई इन सेम प्लेन, ठीक है, ऑल लाई इन सेम प्लेन। और दूसरा हो जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये दूसरा लॉ है। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस्ड बाई अ करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है। तो ये कल भी मैंने आपको बताया था कि जो एक कंडक्टर होता है, क्या हो गया, तो कल भी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो एक कंडक्टर होता है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग जो कंडक्टर होता है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, वो कैसी होती है, वो सर्कुलर होती है, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होती है। डिपेंड किस पे करती है, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे जो है मैग्नेटिक फील्ड जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी, पहला। दूसरा क्या है कि जैसे ही आप करंट बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। और अगर करंट का आप डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे, और ये डायरेक्शन हम निकालते कैसे मैग्नेटिक फील्ड का, ये बताओ जल्दी से। कैसे निकालते हैं? सर सोलेनॉइड बोलते हैं। सोलेनॉइड इसको नहीं बोलते भैया, ठीक है। सोलेनॉइड वो होता है जो सर्कुलर टर्न्स होते हैं, वो उसको बोलते हैं।
चलो, तो राइट हैंड थंब रूल का हम यूज़ करते हैं। राइट हैंड थंब रूल का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड करंट, और अगर हम करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड रुको। चलो ठीक है, तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई। तो हम लोगों ने कल भी देखा था कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो इंटेंसिटी कम होगी, और करंट, जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये किसने दिया था? हांस क्रिस्टियन ऑस्टेड ने। तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है आपका शेप पे, ठीक है, कि शेप क्या है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। वॉट डिटरमाइंस दी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन यौगिक के रासायनिक गुण धर्मों का निर्धारण कौन करता है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ कार्बन कंपाउंड की। तो कार्बन की अगर हम बात करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड होती हैं। ऑप्शन नंबर ए। फंक्शनल ग्रुप अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे कि आपका अल्कोहल हो सकता है, यानी कि अगर OH है फंक्शनल ग्रुप तो वो अल्कोहल हो जाएगा, है ना, अलग तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। O अगर ये मतलब ROR इस तरह से है तो ये आपका ईथर होता है। CHO अगर आपका ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, अगर OR है तो ईथर हो जाएगा, OH है तो अल्कोहल हो जाएगा, और CHO है तो अल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। तो तुरंत बिहेवियर चेंज हो जाएगा, है ना। अभी जैसे मान लो कि ये है दारू, ठीक है, और ये बन जाएगा एसिड तुरंत, है कि नहीं, ये बन जाएगा एल्डिहाइड। बस आपने क्या किया? फंक्शनल ग्रुप को ही तो चेंज किया। कीटोन क्या होता है? COO। ये ईथर होता है जहाँ पर एल्काइल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड है ऑक्सीजन। यहाँ पर एल्काइल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच नहीं ऑक्सीजन, कार्बन से अटैच्ड ऑक्सीजन। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH एसिड। ईस्टर होता है COOR। COOH होता है एसिड, वहीं COOR होता है ईस्टर। अमीन क्या होता है? NH2, ठीक है। ये जो आपका NH ग्रुप होता है इसको हम एमाइन ग्रुप बोलते हैं। और एमाइड क्या होता है? CONH, ठीक है, ये होता है आपका एमाइड ग्रुप। तो ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अल्कोहल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एमाइन और एमाइड। और ईस्टर आपको पता होना चाहिए कि जब हम अल्कोहल और एसिड को मिलाते हैं, ठीक है, जैसे ये ROH है, ये RCOOH है, दोनों को मिलाते हैं तो क्या होता है? पानी निकल जाता है और क्या बन जाता है? RCOOR। तो ये जो होता है COOR, ये आपका ईस्टर ही होता है, जो कि स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं। ईस्टर क्या होते हैं? ईस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर ए। विच ऑर्गेनल इज़ फाउंड ओनली, चलो एक चीज़ यहाँ पर आपको बताते हैं, दैट इज़ कि व्हाट आर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल क्या होते हैं? अल्कोहल के टाइप्स, ठीक है, अल्कोहल के टाइप्स। तो प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है? प्राइमरी अल्कोहल, एक सेकेंड, अल्कोहल है मतलब कि फंक्शनल ग्रुप आपका OH अटैच्ड होगा सब में, ठीक है। अब अगर एक ऐसा अल्कोहल जिससे कि मतलब वो कार्बन जिसमें कि आपका OH फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, उसमें एक भी उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, टर्शरी अल्कोहल होगा। जिसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है वो आपका सेकेंडरी अल्कोहल होगा, ठीक है। यहाँ पर हम अटैच कर सकते हैं बिकॉज कार्बन की चार जो वैलेंसी होती है उसको फुलफिल करना होता है। और अगर आपके 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं तो आपका होगा क्या? आपका प्राइमरी अल्कोहल होगा, ठीक है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के नाम से भी इनको हम जानते हैं। क्लियर? आगे हमारा इनमें से कौन सा ऑर्गेनल है, कौन सा वो अंग है जो केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम या फिर न्यूक्लियस। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो होता है ये पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्यों जाना जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से? क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करता है, ठीक है। एनर्जी जनरेट करता है किस फॉर्म में? ATP एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में करता है ये। इसकी 2 मेम्ब्रेन होती हैं। ये जो एनर्जी बनती है वो इनर मेम्ब्रेन में बनती है, वहीं पे जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस नेचर की होती है, आउटर पोरस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये सेल एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होता है। एपोप्टोसिस क्या होता है? एपोप्टोसिस होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ,
क्या होता है आपका प्रोग्राम्ड सेल डेथ बोलते हैं इसको। माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है वो सॉशेस शेप होता है, सॉशेस शेप, ठीक है। इसका जो टोटल अगर हम बात करें लेंथ तो वो 0.6 माइक्रोमीटर लगभग होती है, ठीक है। 0.6 से लेके 1 माइक्रोमीटर के लगभग इसका आपका लेंथ होगा। देन माइटोकॉन्ड्रिया आपका, और क्या फैक्ट यहाँ पर हो सकता है, यस, कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद इट हैज़ इट्स ओन डीएनए एंड क्रोमोसोम, ठीक है। एक सेकेंड, डीएनए प्लस राइबोसोम इसके पास खुद का होता है, और एक और सेल ऑर्गेनल होता है जिसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। वो कौन होता है? वो होता है आपका प्लास्टिड, ठीक है। और प्लास्टिड सिर्फ किस में होता है? प्लांट सेल में। और प्लास्टिड के टाइप होते हैं ये जो, ठीक है, कौन कौन से प्लास्टिड के टाइप्स मैंने आपको बताया था ना, जल्दी से कमेंट में लिखिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें हैं। देन ओनली इन प्लांट सेल, तो क्लोरोप्लास्ट होता है जो आपका सिर्फ प्लांट सेल में, क्यों? क्योंकि प्लास्टिड होता है आपका सिर्फ प्लांट सेल में। और ये 3 तरह का होता है, एक तो क्लोरो होता है, एक क्रोमो होता है, और एक आपका ल्यूको होता है ये, ठीक है। तो क्लोरो तो आपको पता है ये क्लोरोफिल इसमें होता है, तो ये आपका खाना बनाने में यानी कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा। क्रोमो आपका क्रोमा यानी कलर प्रोवाइड करने में इन्वॉल्व होगा। और ल्यूकोप्लास्ट की अगर बात करेंगे तो ये आपका स्टोरेज करता है। और ये भी 3 तरह का होता है। 3 तरह का कौन कौन सा होता है? एक तो एमाइलो होता है जो आपका कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, इलाइयो होता है जो फैट को स्टोर करता है, फैट एंड स्टार्च को, और एक होता है एल्यूरो जो कि प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। बाकी न्यूक्लियस तो आपका दोनों में ही देखने को मिलता है। बाकी और क्या डिफरेंसेस होते हैं? प्लांट सेल में आपका सेल वॉल होता है, ये आपकी प्लांट सेल है, इसमें सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है प्लांट सेल में, ज़रा ये बताएंगे। तो सेल वॉल एक चीज़ और दूसरा प्लास्टिड, ये 2 बस डिफरेंसेस होते हैं सेल प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। तो सेल वॉल यहाँ पर सेल्यूलोज की बनी होती है। बैक्टीरिया में हम पढ़ चुके हैं कि ये पेप्टिन या पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। सारी पेप्टिन है, पेक्टिन अलग चीज़ होती है। जो एक एल्गे होता है ना, एल्गे, उसकी जो सेल वॉल होती है वो पेक्टिन की भी बनी होती है अंदर वाली, और बाहर वाली सेल्यूलोज की भी बनी होती है। फंगस में यही सेल वॉल होती है आपकी कॉम्प्लेक्स शुगर जो चाइटिन या काइटिन की बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए किसमें सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है। लाइजोसोम की अगर बात करेंगे तो इसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा होता है जो कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम होता है उसका नेचर होता है डाइजेस्टिव नेचर का। और ये एंजाइम बनता कहाँ पे है? तो लाइजोसोम जो है ये खुद फॉर्म होता है, फॉर्म्ड एट गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस किस में इन्वॉल्व होता है ज़रा बताएंगे। लेकिन हाइड्रोलिटिक एंजाइम ये बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और गोल्गी एपरेटस को हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं जो फूड के स्टोरेज में हेल्प करता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करता है उसका पैकेजिंग और डिस्पैचिंग करता है गोल्गी एपरेटस, इसीलिए इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। अब आ जाता है आपका होमवर्क का क्वेश्चन, और ये है आपका दैट इज दिस कि वाई डज कार्बन मेक अ स्टेबल कंपाउंड। तो कार्बन के स्टेबल कंपाउंड्स क्यों बनते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। देन जो कल का क्वेश्चन था दैट वाज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस। तो इनमें से कौन सा सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं आपके कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट द मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, और दूसरा है कि मैकेनिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में बदलता है। क्या सही आंसर होगा जल्दी से बताइए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है? तो अभी आप में से किसी ने सोलेनॉइड लिखा था, ठीक है। तो सोलेनॉइड क्या होता है? तो सोलेनॉइड होता है आपके जो सर्कुलर टर्न्स होते हैं इस तरह से, अगर किसी कॉइल के सर्कुलर टर्न्स कर दें, यूजुअली कॉपर वायर का हम कर देते हैं, तो इसी को सोलेनॉइड बोल देते हैं, ठीक है, सोलेनॉइड। देन अगर इससे हम करंट पास करवाएंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी। क्लियर है सारी चीज़ें। और सोलेनॉइड में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे वैरी करती हुई बताया था। तो सोलेनॉइड में ध्यान रखना, सोलेनॉइड के अंदर, इनसाइड सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मैक्सिमम होती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और ये कांस्टेंट होती है, मैक्सिमम भी होती है
और कांस्टेंट भी होती है। कांस्टेंट का मतलब है यहाँ भी सेम, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो ये कुछ इस तरह से होती है, जैसे सोलेनॉइड हो गया तो इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से कुछ सोलेनॉइड के अंदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है। तो मैक्सिमम भी अंदर होती है और कांस्टेंट होती है वो। इसी के अंदर अगर हम डाल देंगे, मतलब आयरन रॉड डाल देंगे फेरोमैग्नेटिक जो नेचर की है, तो क्या होगा, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। और फिर जब करंट पास करवाएंगे ना तो मैग्नेटाइज हो जाएगा। क्या, वो जो डाला है, मतलब जो वो रॉड डाला है आयरन रॉड, तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये तो उल्टा हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैग्नेटिक फील्ड में हो रहा है। तो पहला वाला आपका गलत, दूसरा वाला भी गलत, क्योंकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक में हो रहा है। ठीक, चलो तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा नीदर 1 नॉर 2, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? हाँ, तो अब भी आपको बताना है, और ये जो बन जाता है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं। वो जो हमने वो आयरन डाला था, ठीक है, तो वो जो है वो आपका बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो अब बताओ कितना क्या स्कोर किया आपने, बताओ जल्दी से। और जिन लोगों को नोट्स वगैरह लेने, तो ये यहाँ से ले सकते हैं आप, ठीक है, जो बैच के अंदर ये बना हुआ है आपका, ठीक है, कोर्स, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ऑलराइट, सर केमिस्ट्री का हाइब्रिडाइजेशन कैसे लॉस का वीडियो थ्रू, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे गुप्ता जी, बिल्कुल करेंगे, जल्दी हो जाएगा आपका ये, ठीक है। तो आज 3 बार मंदिर गए, अच्छा। 11 आए हैं आयुषी के, ओके, एंड सीमा अही 17, हेनरी 20, मुकुल 22, पीयू 19, अर्पिता सिंह 20, दीपांशी 23, वर्षा 18, शर्मा जी 23, कार्तिक 23, ओके, सुप्रियो 18, ऑलराइट। चलिए भाई, अच्छा नहीं बताओगे बेटा आरिफ, वहीं आके मारेंगे तुमको, नहीं बताओगे तो। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी परमार एसएससी टेलीग्राम चैनल पे। एंड कितने लोगों ने अभी तक क्विज़ ग्रुप में नहीं है भाई, जो क्विज़ वाला अपना ग्रुप है। एंड जो लोग भाई दिल्ली पुलिस वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस का भी कंप्यूटर बैच है, ठीक है, तो दिल्ली पुलिस का भी आप कंप्यूटर बैच ले सकते हैं। लाइव क्लासेस, डिजिटल नोट, क्लास पीडीएफ, पीवाईक्यू बेस्ड क्विज़, टाइपिंग का गाइडेंस मिलेगा, ठीक है, अमन सर देंगे, फ्री 25 मॉक होंगे, मतलब सब कुछ होगा इसमें, ठीक है। ओके, चलिए भाई, थैंक यू, धन्यवाद। ये सर सीरीज़ बंद ना करना भाई, ऐसे रिस्पॉन्स रहेगा तो बंद ही हो जाएगी कुछ टाइम बाद तो।